गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो हम लोगों ने अब तक मोशन समझ लिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट की एनर्जी देख ली। आज हम लोग वही ऑब्जेक्ट के बारे में समझने वाले हैं। तो पहली बात दोस्तों कि एक पार्टिकल तो हमने समझ लिया, एक से ज्यादा यानी बहुत सारे पार्टिकल हो गए और उनको मैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दूं। और ध्यान से देखना दोस्तों, उसे मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलूंगा, सॉलिड बॉडी बोलूंगा। पर एक नया वर्ड है रिजिड बॉडी। मतलब क्या दोस्तों? रिजिड का मतलब होता है फिक्स, जिसका पार्टिकल अपनी पैर का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। जैसे मार्कर है दोस्तों, तो इसको मैं रिजिड नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो इसको मैंने खोल दिया तो इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल दोनों के डिस्टेंस चेंज हो गए, उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया दोस्तों। उसका मतलब आप किसी को बेंड कर सकते हो, तोड़ सकते हो, फाड़ सकते हो, तो इन सारी चीज को आप सॉलिड बोल सकते हो, रिजिड नहीं बोल सकते। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? तो अब देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पहली डेफिनेशन रिजिड बॉडी, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑल पेयर्स, यानी जितने भी पैर है, एक पैर, दूसरी पैर, तीसरी पैर, जितनी भी पैर है उनके बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसको ही हम बोलेंगे डू नॉट चेंज, यानी रिजिड, दृढ़, सॉलिड। पर ये सॉलिड नॉर्मल सॉलिड जैसा नहीं है, क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। सर इसका मतलब अगर मैं उसको और डीप में समझूं तो दो नए वर्ड लेके आया हूं, विथ अ परफेक्टली डिफाइनाइट एंड अनचेंजिंग शेप। उसका शेप डिफाइन होगा और उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो दो वर्ड पक्के करो दोस्तों, एक डिफाइन यानी डिफाइनाइट शेप और दूसरा अनचेंजिंग शेप। तो क्लियर हो गया कि सर क्या हर एक रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी होती है? यस सर, रिजिड बॉडी सॉलिड बॉडी होती है, पर हर एक सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है। यानी रिजिड बॉडी की कंडीशन पता चल गई कि जिसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल उसे बोल सकते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे समझो। सेट ऑफ मोर देन वन पार्टिकल, यानी एक से ज्यादा पार्टिकल इकट्ठा होके जो सिस्टम बनाएंगे उसे ही बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल म्यूचुअली इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। एक नहीं है दोस्तों, एक से ज्यादा है, वो सारे म्यूचुअली एक दूसरे को समझ के क्या करेंगे, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। आप कई बार देखोगे सॉलिड के रूप में आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर आप लकड़ी की बेंच पे बैठे हो तो उसका शेप देख लो, है ना। आप पेन से लिख रहे हो तो पेन का शेप देख लो। यानी सारे पार्टिकल जो एक से ज्यादा है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए होंगे, उसके कारण जो बोला जाएगा उसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब क्या हुआ कि मैंने एक बार रास्ते से जा रहा था और देखा तो एक लड़का बॉल को ऐसे घुमा रहा था, अकेली उंगली के टिप पे ही पूरा बॉल घूम रहा था। कोई लड़का छत पे ऐसे ऐसे करके बैलेंस रख के चल रहा था। तो मैंने ये देखा कि सर ये कुछ नया है। अगर ये पेन को स्टॉप करना है तो मैं बीच में हाथ रखूंगा तो ये पेन ऐसे स्टेबल रह पाएगी, यहां पे हाथ रखूंगा तो स्टेबल रह पाएगी नहीं। यानी यहां पे बीच में ऐसी कोई चीज है जिसे बोलूंगा CM, यानी दोस्तों सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ बॉडी, यानी पूरी बॉडी का टोटल मास कोई एक ही पॉइंट पे केंद्रित हुआ है। रिपीट, हमने ये सोच लिया, बॉल को ऐसे पकड़ लिया, इसका मतलब बॉल का टोटल मास यहाँ पे आ गया। मार्कर को ऐसे खड़ा कर दिया, यानी मार्कर का टोटल मास बीच में आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ये आया, इज द पॉइंट where the entire mass of the body is supposed to be concentrated। अब सर ये तो थियोरेटिकल बात चल रही है। हाँ बच्चों, आज का लेक्चर कोई मोस्ट आईएमपी नहीं है, ये वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक आप सीधी सी बात बोल रहे थे, अब आप उसका मैकेनिक्स जानने वाले हो, वो बॉडी का स्ट्रक्चर समझने वाले हो, तो आपको सारे वर्ड्स को समझना पड़ेगा।
लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट m1 एंड m2। दो पार्टिकल है जिसका मास m1 m2 है, इसका पोजीशन में लिख लेता हूं x1 और दूसरे का पोजीशन में लिख लेता हूं x2। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं इसका फॉर्मूला देखने जाऊं, उसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, याद रखना xcm इज इक्वल टू, हो सके तो ये प्रिपेयर कर लो, xcm सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अप टू mnxn। जितने पार्टिकल होंगे वहां तक जाना पड़ेगा अपॉन टोटल मास। क्या बोलेंगे दोस्तों? टोटल मास। इसको मैं m भी बोल सकता हूं। यहां पे मेरे पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स है, यानी ये लाइन को मैं थोड़ा यहां से बाइफरकेट कर दूं, 2 पार्टिकल है, तो xcm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? m1x1 प्लस m2x2। दोस्तों हमें सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए ही लिखना है, इसलिए ऐसा लिखा। अगर ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला आने के बाद मैंने कुछ डिफरेंट सोचना चालू किया। अगर दोस्तों दोनों का मास इक्वल है, यानी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू मैं m सपोज कर दूं, तो क्या होगा? xcm इज इक्वल टू mx1 mx2 अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों इन दोनों में से मैं ध्यान से देखूं तो m1 m2 नहीं लिखना है, सिर्फ m लिखना है। तो ऊपर से क्या हुआ? xcm इज इक्वल टू m कॉमन क्या है दोस्तों? x1 प्लस x2। नीचे क्या है दोस्तों? 2m, mm कट, यानी फाइनली मेरा फॉर्मूला रेडी, xcm इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। इसका मतलब दोस्तों ध्यान से समझना चालू करो, एक बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू बन रहा है। ये इनडायरेक्टली इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा दोस्तों? मिड पॉइंट होगा, यानी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितने भी पॉइंट हो, अगर मास इक्वल है तो आप उसके हिसाब से कितने भी एमसीक्यू लेके आओ, आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात। इसको और थोड़े अच्छे से लिखो तो दोस्तों, इसको मैंने अभी बोला टोटल मास लिख सकते हो, तो मैंने क्या लिखा? m xcm। मैं m को सामने ले गया, m xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अप टू mnxn। अब सडनली हमारा कोई दोस्त आया, वो बोल रहा है सर ये तो स्केलर लिखा, वेक्टर बोलो, क्योंकि x कंपोनेंट हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। तो मैंने क्या सोचा कि दोस्तों अगर मैं वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मैंने r लिख दिया। बोलो समझ में आ गया सबको? हो जाए मेरे साथ, m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू mnrn। डिस्टेंस की बात तो हो गई सर, क्या वेलोसिटी आ सकती है? बस r की जगह वेलोसिटी लग दो मेरे दोस्तों, तो वेलोसिटी का मतलब v mvcm इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn। मजा आ गया? हम लोग डिस्टेंस पे चले गए, वेलोसिटी में चले गए, क्या कुछ रह रहा है दोस्तों? एक्सेलरेशन में जाओ। तो चलो यही चीज हम लोग एक्सेलरेशन में जा रहे हैं आपके साथ, फिर से ट्राई करते हैं। MACM इज इक्वल टू दोस्तों m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnAn। ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये मैंने लिख दिया MACM। दोस्तों यही चीज को मैं याद करो, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू मा लिख सकता हूं। यस सर, जैसे आपने F इज इक्वल टू मा लिखा, आप dp बाय dt लिख सकते हो सर। यस सर, यही चीज को m एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी वाला डिफरेंशिएशन। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने रख दिया, जो मेरे को एमसीक्यूज में काम में आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में काम में आ सकता है। वो कैसे? अब देखना, ध्यान से समझना। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो फोर्स 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, बल्कि उसका लीनियर मोमेंटम दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा, उसका
वेलोसिटी दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे एमसीक्यू निकल सकते हैं। क्या सेंटर ऑफ मास के और एमसीक्यूज निकल सकते हैं? तो दोस्तों देख सकते हो ये अलग अलग शेप के लिए मैंने आपको सेंटर ऑफ मास दिखाया, एक रिंग, एक डिस्क, एक रॉड। क्या सेंटर ऑफ मास हर कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा? तो सेंटर ऑफ मास शेप पे डिपेंड करता है, शेप चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा सेंटर ऑफ मास नजदीक होगा, छोटा होगा। और तीसरा और मेन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो भी चीज पे बहुत बढ़िया डिपेंडेंट रहता है। क्या सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के बीच में ही रहेगा, यानी उसकी पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं? तो सर ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा, वो इनसाइड होगा तो वो ऑब्जेक्ट कंपलसरी सॉलिड होगा, लाइक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, वाटरमेलन आप देख सकते हो, है ना। जबकि आउटसाइड होगा किसमें? जब होलो स्फीयर होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होलो फेस में होगा, लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो अंदर से भरा हुआ नहीं है, खाली है, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास आउटसाइड होगा। तो ये पूरा लेक्चर फिर से बोलो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाया, मैंने आपके मन में थोड़े बहुत वर्ड्स क्लियर करवाए। क्यों क्लियर करवाए? क्योंकि उसके कारण मैं नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगा तो ये चैप्टर में डीप में समझ सकते हैं। इसमें छोटे छोटे एमसीक्यू आ सकते हैं। क्या सेंटर ऑफ मास का मीनिंग रहता है? क्या सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंडेंट रहता है? क्या सेंटर ऑफ मास इनसाइड ही होता है? और सेंटर ऑफ मास का हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आएगा। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसमें पहला लेक्चर यानी सेंटर ऑफ मास।